हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं पूरे इंग्लिश सीखने के संदर्भ में कि कैसे हमें इंग्लिश सीखना है और कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, इस संदर्भ में एक मास्टर प्लान लेके आया हूँ। मास्टर प्लान ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मास्टर प्लान हमारा क्या होगा? वैसे आज के दौर में इंग्लिश सिखाने के लिए, अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोग अपने अपने तौर तरीके से इंग्लिश को सिखाने का प्रयास करते हैं। लोग इंग्लिश सीख भी रहे हैं, लेकिन हमेशा लोगों के मन में रहता है कि मैं कितना तेजी से और कितना आसानी से अंग्रेजी सीख सकूं। उनका प्रयास होता है, उनकी ज़रूरत होती है, समय का डिमांड होता है। वो जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहते हैं। उनका प्रयास होता है कि मैं किसी से भी इंग्लिश में कमज़ोर नहीं हूँ, चाहे वह राइटिंग हो, चाहे वह स्पोकन हो, चाहे वो कन्वर्सेशन हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, कोई भी जगह हो, वहाँ वो इंग्लिश में टॉप करना चाहते हैं। इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है जो सिर्फ सीख लेने से हमारा सारा काम चल सकता है। हमारी कोशिश होती है कि हम एग्ज़ाम में भी हमारी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त हो कि एग्जामिनर हमें काफ़ी अधिक मार्क्स दे और अधिक से अधिक मार्क्स पाने के कारण मैं टॉप कर सकूँ। तो ये जो इच्छा है वह तब फलीभूत हो सकती है जब इंग्लिश पर आपका कमांड हो। और यह कमांड कैसे होगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैंने आज का सेशन चुना है। और हमने प्लान किया है कि जो हमारा इंग्लिश सिखाने का जो पूरा प्लान होगा, हमारा मास्टर प्लान होगा कि कैसे कम से कम समय में और कैसे बेहतरीन तरीके से हम इंग्लिश को सिखा सकें। यहाँ पर जो हमारा सेशन है वह सिर्फ सिखाने से नहीं मतलब रख रहा है, सीखने और सिखाने से है, दोनों है। हमारे जो व्यूअर हैं उन्हें सीखना है और हमें प्रयास करना है तो उनके सीखने में मैं मदद कर सकूं। तो चूंकि मैंने बार बार जिक्र किया है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वह साइंटिफिक होगा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा वह साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक मेथड से पढ़ाया जाएगा। अब साइंटिफिक मेथड से है कि लैंग्वेज को सीखने में अगर हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे समझने की शक्ति, हमारे ग्रास्प करने की शक्ति, हमारे याद करने की शक्ति, हमारे उपयोग करने की शक्ति, यूज करने की शक्ति, सारी चीजें बढ़ जाती हैं और हम आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड आपको मदद करेगा। तो हम बात करेंगे कि हमारा मास्टर प्लान क्या है, हम किस तरीके से प्लान करके पूरे इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सके। कभी ऐसा नहीं, हमने तो कुछ डेमोज दिए हैं, सिर्फ बताया कि हम साइंटिफिक तरीके से कैसे सीखेंगे। हम किसी को एज इट इज नहीं मान लेंगे कि चलो ऐसा होता है और हमें रटना, नहीं, ऐसा नहीं। हमें उसको समझना है, हमें केवल और केवल समझना है। हमें अगर हम समझ लेते हैं तो सारी चीजें हमारे डीप मेमोरी में चली जाती है और हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम साइंटिफिक मेथड से ही पूरी चीजों को आगे ले चलेंगे। लेकिन हमारा जो प्लान कैसा होगा, हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम आगे चलेंगे और किस तरीके से हम कंप्लीट कोर्स पूरा करेंगे, ये हमें समझना है। तो हमारा आज का जो क्लास है वह है मास्टर प्लान ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हमारा इंग्लिश सीखने का मास्टर प्लान क्या होगा, कैसे हम इंग्लिश सीखेंगे। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी जान रहे हैं कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। पूरे इंग्लिश जो है वह 26 लेटर से बना हुआ है, 26 लेटर से बना हुआ है। तो पूरा इंग्लिश जो है वह केवल और केवल 26 लेटर्स पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, ए बी सी डी, ये सब बच्चे लोग सीखे होते हैं। लेकिन जेड तक ये कैपिटल लेटर है,
और इसी को स्मॉल में लिखते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से ये जेड तक। उसके बाद जो है ये स्मॉल लेटर है। फिर इसकी कर्सिव राइटिंग होती है। कर्सिव राइटिंग, और कर्सिव राइटिंग क्यों होता है? कैपिटल स्मॉल लेटर है, इसी से इंग्लिश क्यों नहीं यूज किया जाता है अलग से, ये कर्सिव राइटिंग पढ़ने की क्या आवश्यकता होती है? तो इंग्लिश जो है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल इसको ग्रास्पिंग बनाने के लिए, सभी लोगों की समझ के लिए लायक बनाने के लिए, सबसे बेहतरीन बनाने के लिए, सभी लैंग्वेज में सबसे टॉप पर रखने के लिए बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए शुरू से ही, और इसमें नित्य प्रतिदिन इतने सुधार होते रहे कि लोग इसे आसानी से सीख सके। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में एक एक शब्द जो है वो अलग अलग लिखते हैं, कलम उठ उठ के लिखता है, उठा उठा कर हम डालते हैं, और इसी में अगर कोई हम ऐसे लिख देंगे तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये मतलब को कैसे हम लिख दिए, नहीं संभव है। हिंदी को अगर हम एक बार कलम डाल के लिखना चाहेंगे, ऐसे लिखाएगा, इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अदर लैंग्वेज में ये समस्या है कि उसको अगर हम एक बार लिखना शुरू करें तो पूरा वर्ड एक साथ लिख सके, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इंग्लिश में इसको, इसके राइटिंग को इतना आसान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जब लिखना शुरू करेगा, एक बार जब कलम डालता है वह तो पूरा वर्ड लिख जाने पर उसका कलम उठेगा। तो इससे क्या होता है कि इंग्लिश में लिखने की क्षमता बढ़ जाती है, आप स्पीड अप लिख सकते हैं। एक वर्ड लिखना है, आप एक बार कलम डालते हैं कॉपी पे, और वह कितना से बड़ा बड़ा वर्ड एक बार में लिखाता है। इंफॉर्मेशन, तो इससे क्या होता है कि अन्य लैंग्वेज की तुलना में इंग्लिश लिखने वाले बच्चे जो है एग्जाम में भी काफी तेजी से लिखते हैं, और उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। कोई जो है एक कॉपी लिखता है, वो कोई एक पेज लिखेगा, वो कई पेजेस लिख जाता है, तो आसान भी है। इसलिए जो है कर्सिव राइटिंग, इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग का भी प्रावधान है कि आप कर्सिव राइटिंग सीख लें और लैंग्वेज को आसानी से लिखें। आप एग्जाम में भी अन्य बच्चों के कंपैरेटिव बेहतर स्टेट में लिखते हैं। तो ये जो है अगला ये हुआ कि ये लेटर्स है, लेटर्स से ही बना हुआ है पूरा लैंग्वेज, 26 लेटर से मात्र बना हुआ है। अन्य लैंग्वेज में इससे ज्यादा भी है, लेकिन यहाँ मात्र 26 है, 26 के बारे में सीखना है। ये 26 लेटर से बना हुआ है वर्ड्स। वर्ड्स कैसे बनते हैं? तो जो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में बटा हुआ है। 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है, ये दोनों में बटा हुआ है। अब ये दोनों मिलकर जो है वह बनाते हैं वर्ड्स। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, और जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं तो हम पढ़ते हैं ABCD ऐसे करके पढ़ते हैं। मात्र 3 ऐसे हैं जो सिंगल है, A, O एंड I। 3 ऐसे वर्ड हैं जो सिंगल लेटर के हैं, कोई एक्सेप्शन है ये, और तीनों क्या है? वॉवेल ही है। ये तीनों जो लेटर हैं वो वर्ड है अ, O एंड I, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में सारे के सारे जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों से मिलकर बने हुए हैं, अकेले नहीं है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे वर्ड्स नहीं बन पाएंगे, और ये वर्ड्स जो है वो हमारे लैंग्वेज से अलग है। हिंदी में जो हम वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में भी सेम वर्ड्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश की खासियत है कि अपनी डिक्शनरी को वह हर एक साल बढ़ाते रहा है। अन्य लैंग्वेज के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड्स होते हैं उनको वह शामिल कर लेता है, और इसका परिणाम है कि उनकी डिक्शनरी दिन प्रतिदिन इनरिच होते जाती है, बढ़ते जाती है, उनका ट्रेडिशन बढ़ते जा रहा है।
परंतु वर्ड्स की संख्या अब इशू है कि वर्ड्स की संख्या कितनी है, क्या हम ये सारे वर्ड्स जान सकते हैं, कैसे जान लेंगे, क्या हम क्या उपाय करेंगे कि जो है हमारे लिए वर्ड्स जानना बहुत आसान होगा। तो यही आके दिक्कत होती है, जो लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको दिक्कत होती है वर्ड्स पे आके, क्योंकि वर्ड्स जो है वो हमारे लैंग्वेज से अलग हैं। कुछ ही वर्ड्स हमारे ऐसे होंगे जैसे लाठी है, जलेबी है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में भी यूज होते हैं, अदरवाइज उसके वर्ड्स अलग हैं। और जब तक हम उसके वर्ड्स नहीं जानेंगे हम इंग्लिश को यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्डिंग, ये तो ईट हो गया, हमारा ब्रिक हो गया। एक घर बनाने के लिए जो है ईट चाहिए, अगर ईट ही नहीं हो तो फिर घर बनाने की कल्पना ही बेकार हो जाएगी। जो मटेरियल है वह क्या है, जो मटेरियल है वो है वर्ड्स। तो जिस तरीके से घर बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से इंग्लिश बनाने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश जानने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए या इंग्लिश यूज करने के लिए हमको वर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी, और बिना वर्ड्स के हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वर्ड्स जानने के क्या उपाय हो सकते हैं और वर्ड्स को हम बेहतर तरीके से कैसे जानेंगे, वर्ड्स को हम बेहतर तरीके से कैसे जानेंगे, ये एक इशू है। वर्ड्स का हम स्टॉक कैसे करें। तो जिस तरीके से अगर हम किसी से पूछते हैं कि देखो भाई हमको घर बनाना है, तो घर बनाना है तो कह देने मात्र से घर नहीं बन जाएगा। अगर कोई कहता है कि हाँ ठीक है हमें घर बनाना है, तो अगर वह कहता है घर बनाना है और सुनने वाला क्या करेगा, उसका घर कह देने मात्र से बना देगा? नहीं, घर नहीं बन पाएगा, क्योंकि घर बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए। अभी वर्तमान में तो ऐसे ऐसे भी घर बन रहे हैं, वह सारे मटेरियल्स लाए जाते हैं और उसको कस के तैयार कर दिया जाता है, उसमें ईंट वगैरह इस सब का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ऐसे घर बनाने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए, बिना मटेरियल का कोई घर नहीं बन सकता है। ऐसे घर बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। तो सिमिलरली जो इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, वर्ड्स हो जाता है, क्योंकि ये मटेरियल है, पूरे इंग्लिश के लिए मटेरियल है। और इसको अगर इसका स्टॉक हमारे पास नहीं है, इसके बारे में अगर हमारी जानकारी नहीं है, तो फिर इंग्लिश की कल्पना ही बेकार है। तो हम इस पर फोकस करेंगे कि वर्ड्स क्या है। अब इशू है कि वर्ड्स कितने हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वर्ड्स जो है जो सामान्य उपयोग होते हैं वह 1,70,000 के अराउंड है, जो सामान्य यूज के वर्ड है। इसके अलावे इंग्लिश में 10 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स होंगे, 10 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स होंगे। अब इतने अधिक वर्ड और फिर मैं कह रहा हूं कि 170, दोनों में बहुत का अंतर है। एक्चुअल में है क्या कि आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो नित्य नए स्पीसीज, बहुत सारी चीजें जो धरती पर मौजूद हैं, बहुत सारे जीव मौजूद हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। और जब वो मिलते हैं तो उनका एक नया नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और वो साइंटिफिक नेम की संख्या ही इतनी ज्यादा है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे धरती पर लाखों की संख्या में जीव रहते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। तो उनकी संख्या अगर हम देखें, उनको हम याद करने की कोशिश करें तो फिर तो संभव ही नहीं है इंग्लिश सीखना। हमें वो याद भी नहीं करना है, वो जहां जब जरूरत जिनकी होती है वो उसको जानते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट बन रहा है, जीवों का ही अध्ययन कर रहा है, तो फिर वो जानेगा, वो उन्हीं चीजों को जानेगा। अब पक्षी का अध्ययन कर रहा है तो पक्षी के बारे में जानेगा, बर्ड्स के बारे में स्टडी करेगा, तो विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं उसके बारे में जानेगा। नहीं, जो जिस चीज का विशेषज्ञ बनना चाहता है उसको स्टडी करेगा वो। तो फिर है कि हमें ये 10 लाख से भी अधिक वर्ड्स नहीं याद करने, बिल्कुल नहीं याद करने। हमें तो क्या है 1,70,000 वर्ड्स याद करने? नहीं भाई, ये भी नहीं याद करना है। हमें बस 4 से 5,000 वर्ड्स का स्टॉक, जो बात ही बात में कंप्लीट हो जाएगा,
इतने वर्ड्स का स्टॉक अगर आपके पास है तो आसानी से आप अपना डेली यूज का चीज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम ये सब क्वालिफाई करना है तो इससे ज्यादा आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा और अपने स्टॉक को 10,000 के अराउंड फिर ले जाना पड़ेगा। नहीं तो 4 से 5 हजार स्टॉक के साथ भी एग्जाम क्रैक किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने कम स्टॉक पे फिर एग्जाम कैसे कंप्लीट होंगे, एग्जाम कैसे हम क्रैक कर देंगे कम स्टॉक में, कैसे संभव है संभव है। किसी भी एग्जाम में जब एग्जाम आप देते हैं उसमें ग्रामर के जो पार्ट होते हैं, उसमें जो ग्रामर के पार्ट होते हैं, लैंग्वेज के जो पार्ट होते हैं, उसको जानने की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में वर्ड पावर की आवश्यकता तब ज्यादा होती है जब एंटोनिम, साइनोनिम ये सब चीज पूछता है। जो डायरेक्ट वर्ड पावर से रिलेटेड होते हैं कि आपके वर्ड पावर कितना है। अब पूरे एग्जाम में सिर्फ एंटोनिम और साइनोनिम ही तो नहीं पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देख लेंगे, इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा आप उसमें देखेंगे तो कुछ एंटोनिम और साइनोनिम पूछे जाते हैं। एंटो साइनो के कुछ होते हैं एग्जाम्स। तो जब यह 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर ऐसे ही मार्क्स के होंगे तो फिर अदर पार्ट्स भी तो होंगे, और ये जो होंगे इसमें हम ऐसा तो नहीं है कि 100% हमसे बन जाएगा या हमसे कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इसमें जान रहे होंगे। जब आपकी तैयारी होगी तो आपकी पकड़ बढ़ जाएगी कि हाँ इस तरह के वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कम स्टॉक होने पर भी 4 से 5 हजार वर्ड्स होने पर भी फिर कैसे हो जाएगा। तो रेस्ट जो है एंटो साइनो को अगर हम हटा देते हैं तो रेस्ट पार्ट जो हमारे होते हैं एग्जाम्स के वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर का जो पार्ट होगा वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्रामर को पढ़ाने के लिए मैं जो तरीका अपनाऊंगा वो है साइंटिफिक तरीका, जिसमें आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो ये मेथड अपनाने से ग्रामर का पार्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ग्रामर के जो जितने भी नियम कायदे हैं वो आसानी से जान जाएंगे, उसको कवर कर सकते हैं। तो क्या 4 से 5 हजार वर्ड्स काफी नहीं होंगे? बिल्कुल, क्योंकि साइंटिफिक मेथड से ग्रामर का पार्ट आपका आसान हो गया, उसके मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। एंटो साइनो के वर्ड भी कुछ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो मात्र कुछ छूटेंगे, 1 2 3 4 ऐसे अंक छूटेंगे, और अगर आप मेहनत किए तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एक एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो फिर हमारा मास्टर प्लान क्या होगा, हम उसके बारे में देखते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो वर्ड को सीखने के लिए, क्योंकि वर्ड्स जो है वह इसेंशियल पार्ट है, बिना वर्ड्स के हम इंग्लिश को सीख ही नहीं सकते हैं, इसेंशियल पार्ट है। इसको सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करने होंगे, और वर्ड्स को तो हमें जानना होगा। वर्ड्स कैसे हम कवर करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वर्ड्स देखेंगे हमारे मेमोरी में आ जाएगा, नहीं, उसके लिए अभ्यास की, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर अभ्यास हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक बेहतरीन प्लान किया है, वो उसका नाम है गुरु वर्ड पावर एंड माय वर्ड पावर। ये स्कीम हमने सिखाने के दरमियान इसको डेवलप किया है। ये गुरु वर्ड पावर और माय वर्ड पावर के द्वारा आपके वर्ड पावर को डेली बेसिस पे इनरिच किया जाएगा, आपको बतलाया जाएगा। आपकी टेस्टिंग भी होगी, आप टेस्ट भी करेंगे अपने आप को कि आपके पास कितना वर्ड स्टॉक हो गया है, क्या जो आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कोई पूछता है आप वर्ड का मीनिंग जानते हैं, उसका यूज करना जानते हैं कि नहीं। और दूसरा है कि जो अन्य वर्ड हैं, जो नए नए वर्ड्स हैं जिसको आप नहीं जान रहे हैं, उसको कितनी बेहतरी से जाना जा सकता है, कितने अच्छे तरीके से उसको सिखा सकता है। उसको सुन के आप जो मेरे बताए हुए वर्ड्स को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, उससे भी आपके दिमाग में, आपके डीप मेमोरी में वर्ड्स चले जाएंगे और फाइनली वर्ड आपके काम आ जाएंगे। तो उसके लिए अलग से आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। वो भी वर्ड्स जो बताए जाएंगे इसमें भी साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आपको
आसानी से वर्ड याद हो। यहां भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वर्ड आपको आसानी से याद हो। तो ये ग्रुप वर्ड पावर और माय वर्ड पावर के द्वारा हम आपके वोकेबुलरी को जो है इनरीच करेंगे, आपके वर्ड्स के कैपेसिटी को इनरीच करेंगे। तो वर्ड्स की समस्या चिंता करना आप छोड़ दीजिए, ये चिंता करना मेरा काम है। आपका काम सिर्फ है कि हमारे बनाए हुए वीडियो को आप लगातार बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप देखते रहें, सुनते रहें, अच्छा से समझते रहें, बस आपका ये काम है। वर्ड्स की समस्या हमने दूर करने का प्लान बना लिया है, वर्ड्स की समस्या नहीं रहेगी, उस प्लान से वर्ड्स की समस्या हमारी दूर हो जाएगी। वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। किसी भी वर्ड्स को अगर हम हर दिन में सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं तो उसके कोई मीनिंग प्रॉपर नहीं निकलेंगे। वर्ड्स को अरेंज वे में बोलना होता है। अगर हम अरेंज वे में वर्ड्स को नहीं बोलते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलेगा, सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम हमारे पास वर्ड पावर है, हम वर्ड लिखते चले जाएं उसका मीनिंग निकल जाएगा, नहीं, उसको अरेंज करके लिखते हैं और वही सेंटेंस कहलाता है। जब वर्ड्स को एक डेफिनेट, एक निश्चित क्रम में अरेंज करते हैं तब उसका एक मीनिंग होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। वर्ड्स का जो अरेंज फॉर्म है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, जिसका एक निश्चित मीनिंग होता है। और ये है ग्रामर का पार्ट, ये जो है वह ग्रामर का पार्ट है। सेंटेंस जो है, वर्ड्स जो है नॉर्मली वो जब हम इसको सीखना शुरू करते हैं तो हमारे मेमोरी में तो आते चला जाता है, इसकी संख्या बढ़ते चली जाएगी, हमारे डीप मेमोरी में इसकी संख्या बढ़ते चली जाएगी। लेकिन सेंटेंस जो है वह कैसे फॉर्म होगा, कैसे बनाएंगे, क्या होता है नहीं होता है, इसको हम ग्रामर में पढ़ते हैं, सीखते हैं। और इसको सिखाने के लिए जो है, सेंटेंस को सिखाने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास किए जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स अपने अपने वे से इसको सिखाते हैं और सारे लोग सीखने का प्रयास भी करते हैं, सीखते भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इशू है कॉन्फिडेंस, कि जब हम स्वयं, अगर हमने चाय ही बना, चाय तो हम पीते हैं, लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि चाय बना के आप लेते आइए, तो मन में होगा कि चाय हम अच्छे से बना पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप चाय अगर बनाए हो हैं तो डेफिनेटली आप चाय बना देंगे, लेकिन अगर पहली बार चाय बनाए हो तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होगी कि चाय बनेगा कैसे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी कि चाय बनेगा कैसे। तो चाय कैसे बनेगा, अगर तरीका आपको मालूम है तो फिर आप आसानी से उसको बना देंगे। बात वही है कि सेंटेंस अगर हमें बनाने आ गया, सभी तरह के सेंटेंस हमको बनाने आते हैं, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा कि हम जब लिखना शुरू करेंगे तो एक लाइन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा सेंटेंस लिखते चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, सेंटेंस की समझ हमारी कम होगी, इसके जो ग्रामर है इसकी समझ हमारी कम होगी, तो हमें परेशानी होगी और हम डर डर के लिखेंगे। वो हो सकता है ये गलत सेंटेंस होगा, हो सकता है इसमें ये गलत हो जाएगा, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ बोलने की बात आएगी तो लगेगा कि सामने वाला कितना इंग्लिश अच्छा बोल रहा है, और जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर हमें डर होता है कि हमारा सेंटेंस गलत तो नहीं हो रहा है, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा और आप ना बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में सेंटेंस को बनाना सीखना, सेंटेंस कैसे बनेगा, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो सेंटेंस का स्टडी, ये सेंटेंस का स्टडी इंग्लिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमने जो कुछ डेमो क्लासेज बताए हैं, डेमो क्लासेज में खासकर चर्चा की है सेंटेंस के बारे में, इंग्लिश में सेंटेंस के बारे में चर्चा की है। इंग्लिश में एक कुछ डेमो जो हमने दिए उसमें सेंटेंस के बारे में ही चर्चा कुछ की है, लेकिन आज हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, वह सेंटेंस ही है, इसी को हमें समझना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें डिफिनीशन से अलग रहना है, हमें याद कम करना है, हमें चीजों को समझना है।
अब हम सेंटेंस के बारे में आगे बताते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और इसको सीखने में ही पूरे इंग्लिश में क्यों जोर होता है। अधिकाधिक जोर इसी पर दिया जाता है और पता चलता है कि 1 साल का कोर्स, 6 महीने का कोर्स करने के बाद भी जो है सेंटेंस बनाने में हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। सेंटेंस को डेवलप करने में, एक्सप्रेस करने में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर हम इसको कैसे करेंगे? तो इंग्लिश में सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि हिंदी में जो सेंटेंस बनते हैं वह सब्जेक्ट, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में वर्ब रखा जाता है। लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये दोनों मेथड भी विचित्र है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इंग्लिश इस मामले में बेहतर साबित होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद वर्ब उस एक्शन की बात करता है जिससे कंफ्यूजन्स जो है वो समाप्त हो जाते हैं कि आखिर होने वाला क्या है, आखिर हुआ क्या है। तो जो एक्शन है, क्योंकि हर कोई एक्शन जानना चाहता है कि घटना क्या घटी, एक्शन जानना चाहता है। तो इंग्लिश इस मामले में आगे निकल जाता है। वह सबसे पहले एक्सप्रेस करता है सब्जेक्ट के बाद, जस्ट वर्ब को एक्सप्रेस करता है और हिंदी में वर्ब को सबसे लास्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो कंपैरेटिवली जो है इंग्लिश बेटर पोजीशन में है। लेकिन अब है कि हमारा कमांड इस स्ट्रक्चर में, आप देखते होंगे कि बहुत सारे ट्यूटर्स जो पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, आप बहुत सारे कोर्स भी देख रहे होंगे, उसमें स्ट्रक्चर्स को सिखाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बताए गए हैं। एक से एक, ये स्ट्रक्चर में ये होगा, इसके बाद ये लिखा जाएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। आपको रटाए जाते हैं, अनगिनत रटाए जाते हैं, आप रटते भी हैं। लेकिन साइंटिफिक मेथड जो मैं बताऊंगा उसमें इसको रटना नहीं है बल्कि समझना है। हमने इसे कुछ डेमोज दिए हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया, कुछ मेन वर्ब्स के बारे में बताया है कि कैसे इसका यूज होता है, कौन क्या लेगा नहीं लेगा, बहुत स्पष्ट है इंग्लिश में। इसके बावजूद ही हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, हम क्यों मानते हैं कि इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं? तो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो मास्टर प्लान है, उसमें मास्टर प्लान में क्या है कि पहले हमारा एक फोकस होगा वर्ड्स पर कि हमारा वर्ड पावर बढ़ जाए। तो हमने बताया कि दो तरीका बताया, गुरु वर्ड पावर और माय वर्ड पावर, मैंने दो तरीका बताया। गुरु वर्ड पावर और माय वर्ड पावर, ये तरीके के द्वारा जो है आपको वर्ड्स की संख्या आपकी मेमोरी में डाली जाएगी, आपके पास वर्ड पावर बढ़ता चला जाएगा। तो वर्ड्स का स्टॉक तो बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमें सेंटेंस बनाना सीखना। अगर इंग्लिश का सेंटेंस हम बनाना सीख जाते हैं, हमारे पास वर्ड पावर है, तो फिर हमसे आगे कौन होगा? कोई नहीं होगा। हम बेहतर कंडीशन में होंगे। तो ये सेंटेंस बनाना सीखना हमारा महत्वपूर्ण है। तो रही बात, क्या और टीचर्स की तरह और लोगों की तरह क्या मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं उस तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं बताऊंगा। सेंटेंस सिखाने के लिए, सेंटेंस बनाना सिखाने के लिए मैं सीमित बात बताता हूं और वो साइंटिफिक तरीके से बताता हूं कि आपको कैसे इसे सीखना है। तो पहली बात कि सेंटेंस क्या होगा? तो सेंटेंस वर्ड्स का एक जो अरेंज्ड फॉर्म है, जो मीनिंगफुल हो, वही सेंटेंस कहलाता है। वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई अर्थ हो। वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका कोई अर्थ हो, वही क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। अगर मीनिंग नहीं अच्छा है, उसका अगर सेंस नहीं है, तो फिर सेंटेंस वर्ड का अरेंजमेंट का नहीं हो पाएगा, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब है कि सेंटेंस इंग्लिश में क्या इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं? नहीं, उसके स्ट्रक्चर एकमात्र होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अगर इसको हम ब्रेकअप करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। यही एकमात्र स्ट्रक्चर है। इसी को मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बड़ा किया कि उसमें अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो एकमात्र स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर बेस सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पूरे इंग्लिश यूज होते हैं। तो फिर सारे टीचर्स इतने ज्यादा नियम वाले स्ट्रक्चर्स क्यों बताते हैं? क्यों ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है? एक्चुअल्स में क्या है कि वो सारे यूज है, उसको समझने की जरूरत होती है।
हमने इसके लिए कुछ डेमोज क्लासेस में बताए थे, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हमने डेमोज दिया। हमने 2 क्लासेस किया, हेल्पिंग वर्ब का और एक मेन वर्ब का। अगर इसको आप देखेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ऐसा क्यों यूज होता है। इसको बार बार समझने की जरूरत है, लेकिन मैंने जो भी बताया उसको अभी भी रटना नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, उतना ही काफी है। नहीं समझ में आता है, बिल्कुल चिंता मत करें, उसके लिए मैं हूं। मैं साइंटिफिक तरीके से उसको फिर अगेन एंड अगेन आपके मेमोरी में डाल दूंगा, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स को सिर्फ याद रखना है और उससे आगे बढ़ना है। अब है कि कंफ्यूजन कहाँ है। फिर जो अन्य टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्या वो गलत पढ़ाते हैं? नहीं, वो ठीक बता रहे हैं, वो सारी चीजें जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। फिर कंफ्यूजन कहाँ है? इतने स्ट्रक्चर्स बताने की आवश्यकता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं अब बात करता हूं एक्चुअल स्थिति क्या है। रियल में जो हम स्ट्रक्चर्स बहुत सारे पढ़ते हैं वह कुछ और बात है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले सेंटेंस जो है उसको, वो क्या है, कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं बात करता हूं कि जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की मैंने बात किया, इससे मैं आगे बढ़ता हूं कि सेंटेंस जो है वो 2 तरीके से बांटे गए। एक फंक्शन के आधार पे और दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पे। फंक्शन जो हो गया इसको कह सकते हैं कार्य के आधार पे, और स्ट्रक्चर हो गया संरचना के आधार पे। सेंटेंस को 2 आधार पे बांटा गया, स्ट्रक्चर के आधार पे और फंक्शन के आधार पे। इसको समझने की आवश्यकता है। मैं अब उन चीजों को समाप्त करने जा रहा हूं। आपका जो वह कंफ्यूजन है, इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, सारे लोग पढ़ाते हैं, फिर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आपको ही बताना होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप इंग्लिश नहीं सिखा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस मास्टर प्लान को बता रहा हूं कि हमने जो तैयार किया है वह मास्टर प्लान है कि आपको पूरे इंग्लिश को शुरू से ही समझना कि हमें कितनी गहराई में जाना है और वो गहराई कहां तक, दोनों बात है। ऐसा नहीं कि हमें गहराई का पता ही नहीं है, हमें गहराई का पता भी है और हमें कैसे जाना है। अगर हमें पानी में जाना हो और पानी का गहराई का पता हो, तैरना भी आ रहा हो, कोई परेशानी नहीं है। वही सिमिलर बात यहाँ होगी कि हमें सेंटेंस के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, हमें इसके डेप्थ में जाना है, इसको समझना है। हमारा पूरा जो सीमा होगी उस पूरे सीमा को जानना है। तो सेंटेंस जो इसका स्ट्रक्चर एकमात्र है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको हम जान रहे हैं कि यह 2 तरीके से बांटा जाता है, एक फंक्शन के आधार पे, दूसरा संरचना के आधार पे। अब हम फंक्शन के आधार पे बात करते हैं। जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं फंक्शन के आधार पे तो सामान्य रूप से यहां भी कंफ्यूजन होते हैं। होता क्या है उसके बारे में बात करता हूं। स्टेटमेंट्स, या इसको असर्टिव भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम है इसका डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। नाम से घबराइए नहीं। एक्चुअल में क्या है कि इंग्लिश में ग्रामर का जो पार्ट होता है, मैं भी बच्चे में तैयारी करता था, इंग्लिश को पढ़ता था तो रुचि होती थी, कितना अधिक से अधिक नाम मुझे याद है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सारी चीजें उतने ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती है जितना रटा जाता है। तो वो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप डीप मेमोरी में चली जाती है। वो नॉर्मल बात होगी, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए नाम से नहीं करवाना है। इसका एक ही नाम जानना है, स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, कोई एक जानिए, कोई एक जानिए काफी है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एक और नाम है क्वेश्चंस।
तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब ये जो विभाजन है, ये जो फंक्शन के आधार पे जो सेंटेंसेस को बांटा गया, इस तरीके से क्यों बांटा गया, क्या उसका उद्देश्य है? फंक्शन के आधार पे, कार्य के आधार पे। अब इसको समझना है कि ये 4-5 प्रकार के सेंटेंसेस क्यों ऐसे बताए जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है कि हम इस तरीके के सेंटेंस को पढ़ें और ये पढ़ लेने से क्या हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब इसके उद्देश्य को समझते हैं कि हम फंक्शन के आधार पे इंग्लिश के टाइप को, सेंटेंस के टाइप को हम क्यों पढ़ते हैं। स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस जो होता है, स्टेटमेंट या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये जो होता है नॉर्मली जो हम बात करते हैं, कोई फैक्ट रखते हैं, वो कहलाता है हमारा जो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बातें हम रखते हैं, वह नॉर्मल स्टेटमेंट्स या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। वो हमारा जो फैक्ट है, वो डिक्लेरेशन है, हम बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये चीजें स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा निगेटिव। अब ये सीखने की आवश्यकता होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जनरली जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये यही होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होती है। लेकिन जब हम इसमें निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यूज वर्ड, नॉट वर्ड लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट वर्ड लगाते हैं। दो और निगेटिव वर्ड है नो, नेवर, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे कि ये क्या है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें हम नॉट वर्ड लगाते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो जनरल स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फिर हम क्यों बताते हैं पूरे इंग्लिश में एकमात्र स्ट्रक्चर है, इसका वजह यह है कि क्रम यही है, हमें जानना यही है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, क्रम यही है। अगर निगेटिव बनाना हो तो नॉट वर्ड आ जाएगा। अब हम अगला बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस होता है और एक WH क्वेश्चंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आवश्यकता क्यों है, क्या फंक्शन है इसका? क्योंकि फंक्शन के आधार पे हम सेंटेंस को जानना चाह रहे हैं, तो फंक्शन के आधार पे यही है कि अगर हम जो भी बातें अपनी रख रहे हैं, या तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ये फंक्शन के आधार पे क्या है, क्योंकि फंक्शन के आधार पे हम देख रहे हैं, तो फंक्शन के आधार पे इसका रोल क्या होता है। इंट्रोगेटिव का है क्वेश्चन पूछना, कुछ भी जो हम पूछते हैं उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। पूछने का काम जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंग्लिश का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होता है? दो तरीके का होगा, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और एक जो है कीवर्ड से शुरू होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स इसमें थोड़े से चेंज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स चेंज किए जाते हैं कि सब्जेक्ट से पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब डालते हैं तो ये इंट्रोगेशन हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है सब्जेक्ट से पहले डालने पर।
ये जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये कहलाता है यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्यों है? तो जब आप जैसे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? आंसर आएगा यस या नो। अगर वो रेडी नहीं है कहेगा नो आई एम नॉट रेडी, अगर रेडी है कहेगा यस आई एम रेडी। तो ये यस और नो में इसका जवाब होगा, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और यह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से शुरू में लाते हैं। आप जानते हैं कि 25 ओनली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसके बारे में हम हेल्पिंग वर्ब्स क्लास में बता चुके हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स मात्र 25 है। और मेरा कहना है कि यदि आप हेल्पिंग वर्ब पर कमांड रखते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब पर कंट्रोल है, इस 25 पर मात्र कंट्रोल करना है, यस नो क्वेश्चंस आपके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। आप आसानी से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछना भी तो एक आर्ट है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पूछ सकते हैं तो फिर आप इंग्लिश बोल ना पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ सकते हैं। इसलिए ये इस पर कमांड होना, तभी यस नो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आप कीवर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। अब कीवर्ड, कीवर्ड से क्या मतलब है? कीवर्ड जो होता है वो who, whom, whose, what, where, when, why, which, how, 3 4 5 6 7 8 ने 1 से लेके 9 तक, ये इतने क्वेश्चन वर्ड है। ये जब कोई इस क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड क्वेश्चन। और कीवर्ड क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कीवर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है? नेवर, कभी नहीं। आपको नाम बताना पड़ेगा। जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम, आप बताते हैं माय नेम, जो भी है आप नाम बताते हैं अपना। जब तक आप नाम नहीं बताते हैं यह क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं पाएगा। तो यस नो क्वेश्चंस में जो है वह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है और यस नो क्वेश्चंस हो जाता है। लेकिन कीवर्ड क्वेश्चंस जब होता है तो ये कीवर्ड इसमें से 9 में से किसी को भी उठा के हम क्वेश्चन पूछते हैं और ये कीवर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। हम इसके बारे में प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ये कीवर्ड के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या होता है, क्यों हम फंक्शन के आधार पर इसको क्यों पूछते हैं। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट्स जो हो गया हमारा, हम जो भी कुछ बोलते हैं नॉर्मली वह स्टेटमेंट है। हमारे आंसर राइटिंग में, हमारे एसेज में, हमारे कन्वर्सेशंस में मैक्सिमम जो है वह स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जो सामान्य है। सब्जेक्ट वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। या जब नॉट का यूज करते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट्स में। लेकिन जब क्वेश्चंस की बात आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो वह या तो कीवर्ड क्वेश्चंस होते हैं या यस नो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि दोनों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो या यस नो क्वेश्चन हो या कीवर्ड क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। तो जो 25 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है, तो आप कैसे सेंटेंस प्रारंभ करेंगे? जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप प्रारंभ कैसे करेंगे? तो ये बहुत मुश्किल होगा यदि आप इस पर कंट्रोल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फिर करना क्या होगा? तो मैं बार बार अपने जो साइंटिफिक मेथड है उसको बताने में बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हमें कंट्रोल किस पर करना है? हेल्पिंग वर्ब पे कंट्रोल करना है। इस 25 हेल्पिंग वर्ब पर ही कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी हमको स्टेटमेंट बोल रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है, एक टॉपिक है इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब, देखिए नाम ही है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है, समझौता है, उसको जाना जाता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब जैसा सब्जेक्ट से मतलब है कि सब्जेक्ट अगर आई है उसके अनुसार वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट अगर ही है उसके अनुसार वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट राम एंड मोहन है तो उसके अनुसार सब्जेक्ट क्या वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट सीता है तो उसके अनुसार वर्ब क्या होगा। मतलब सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार वर्ब को होना है, यही एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये जो एग्रीमेंट है इसी को पूरे एक टॉपिक में पढ़ना होता है। तो जो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो क्या यह एग्रीमेंट लागू रहेगा? बिल्कुल। यदि वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले है सेंटेंस में तो अभी वह सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है प्लूरल होगा, जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। ऐसी स्थिति में अगर हेल्पिंग वर्ब पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम क्वेश्चंस बना ही नहीं पाएंगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम सब्जेक्ट के अनुसार ढूंढते रह जाएंगे क्या हेल्पिंग वर्ब होगा और हम हमारे बोलने में लिखने में ब्रेक्स आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें हेल्पिंग वर्ब पर कंट्रोल होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव का क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव यह है। अब एक स्ट्रक्चर्स में हम जो एकमात्र स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें यहाँ थोड़ा सा चेंजेज आया। क्यों आया? फंक्शन चेंज होने के कारण। नॉर्मल फंक्शन के अनुसार जो है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, जो ही हम निगेटिव किए, हमें नकारात्मक बातें बोली तो एक वर्ड नया आया नॉट, और नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आया। ये निगेटिव सेंटेंसेस में था। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं था तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रह गया। यहाँ फंक्शन चेंज हुआ जब क्वेश्चन पूछने की बात आई तो उसी स्ट्रक्चर्स में हमने थोड़ा सा चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया, यस नो क्वेश्चन बन गया, कीवर्ड इस्तेमाल किया, कीवर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो यह कीवर्ड क्वेश्चंस बन गया। तो ये फंक्शन में चेंज आया। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? अब तो एक हो गया कि हम स्टेटमेंट देना सीख गए, हम जो हमें अपनी बात रखनी थी, चाहे वो अफर्मेटिव हो निगेटिव हो, वो बात हम जान गए। हमें क्वेश्चन पूछने आ गया कि हम कैसे, कोई भी क्वेश्चन हमको पूछना है हम कैसे क्वेश्चन पूछे, ये हमें आ गया, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना आ गया। अब हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस ये भी कुछ चेंजेज लेके आता है। अब इसका एक फंक्शन क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस जो है, यदि हमको किसी से रिक्वेस्ट करना हो, एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, कोई कमांड हो, हमारा निर्देश हो, इंस्ट्रक्शन हो, एटसेट्रा, इस तरह के जो हमारे भाव होते हैं, अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो ऐसे सेंटेंसेस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। अब है रिक्वेस्ट, क्या किसी से हमें विनती करना है कि प्लीज हमारा ये काम कर दो, या कृपया मेरा ये काम कर दो, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, मेरे लिए प्लीज ये काम कर दो। तो ये जो रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए हुआ। जब हम किसी को सलाह देते हैं, विनती करते हैं, उसके लिए हो गया। सलाह अगर है हमारा, कोई किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं, उसके लिए हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। सजेशन हो गया, सलाह ही। अगर हमारा कोई कमांड हो, निर्देश हो, इंस्ट्रक्शन भी निर्देश हो गया। तो इस तरह का अगर हमारा कोई भाव है जिसको व्यक्त करने की आवश्यकता हो तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में यहाँ कुछ ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो है वर्ब से ही शुरू होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो गायब हो जाता है, हिडन। यहाँ सेंटेंस हिडन है। क्यों हिडन है? समान रूप से इंपरेटिव सेंटेंस जो आदेश है, ऑर्डर है, ऑर्डर भी आएगा, आदेश भी, आदेश देना हो, विनती करना हो, सलाह देना हो, निर्देश देना हो, निर्देश देना हो, ये सारी चीजें जो है वह सामने वाले को दी जाती है। जो हमारे सामने में होता है हम उसको बोलते हैं। और चूंकि इसमें बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, सुनने वाला स्पष्ट है, वह है
यू, सामने वाला व्यक्ति। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए बार बार यू कहने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, सब्जेक्ट जो यू है उसको हाइड कर दिया गया, हिडन मान दिया गया, उसको बोला ही नहीं गया, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है कि मुझे ही कहा जा रहा है, नहीं तो हूं यहाँ पर सुनने के लिए, मुझे ही कहा जा रहा है, मुझसे ही विनती की जा रही है, मुझे ही आदेश दिया जा रहा है, कोई कमांड दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट को हिडन छोड़ दिया जाता है, नहीं बोला जाता और डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत की जाती है, और ये वर्ब जो है वह V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब से ही शुरुआत की जाती है इंग्लिश की। अगर और कभी कभी तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब रहता है, सिर्फ V1, सिर्फ वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट भी एब्सेंट रहता है, ऑब्जेक्ट भी गायब रहता है। तो इंग्लिश का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जहां हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब, और उससे पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा हो। तो अब है कि हमारा फंक्शन बदल गया, हमारा फंक्शन अब शिफ्ट कर गया कि जब हमें इस तरह की बातें रखनी हो, आदेश देना हो, रिक्वेस्ट करना हो, सलाह देनी हो, इंस्ट्रक्शंस हो, एडवाइस हो, इस तरह की बातें हो, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ वर्ब से काम चलाते हैं, उसके बाद जो भी हमें कहना होता है वो बातें हम रखते हैं, शुरुआत हमारी वर्ब से होती है। तो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अब ये कहिएगा, आप बताएंगे कि सर आप तो ये चेंज कर दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, बिल्कुल नहीं, ये हमारा हिडन है, हम इसको नहीं रखते हैं, ये अंडरस्टूड है कि हम किसको कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये इंग्लिश की खासियत है, इस उसको सरल से सरल बनाया गया। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या फंक्शन है। अब हम रोजमर्रा के यूज में हम देखते हैं कि किसी को हम विश करते हैं, किसी के लिए हम कामना करते हैं, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वैसे यूज के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका फंक्शन हो गया कि यदि हम कोई कामना करते हैं, विश, कोई हम इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी बिल्कुल इंग्लिश में अलग है। हम यहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे विश का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे हैप्पी जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह के जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके हम विश करते हैं, किसी के बारे में हम कामना करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपको सबसे सर्वाधिक मार्क्स दे, भगवान आपको इस एग्जाम में सफल बना कराएं। इस तरीके के बहुत सारे जो हमारी इच्छा होती है, हमारी विश होती है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। हमारा फंक्शन बदल गया, और हमारा फंक्शन बदल गया तो हमारा सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कुछ ट्विस्ट तो दिखेंगे। हम इसके बारे में जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में इसको डिटेल से चर्चा करेंगे कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। क्योंकि इस फंक्शन को अगर हम बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं तो डेली यूज में हम तो विश करते ही करते हैं, तो फिर हम क्या कैसे विश कर पाएंगे। और हमारी शुरुआत जो है वह इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस से होती है डेली यूज में, भी हम इसका डेली यूज करते ही करते हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा इस फंक्शन को। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये भी फंक्शन है। ये भी फंक्शन के अनुसार जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम बताते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन से मतलब है ये था विश, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है, जैसे अब हम मैच जीत गए, हम बोलते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जब हम काफी खुशी प्रकट करते हैं, हम जब काफी दुखी होते हैं, लॉस, ही डाइड, तो हम जो है दुख प्रकट करते हैं, तो हम उस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फंक्शंस, हमारा जो कोर वर्ड था फंक्शन, फंक्शंस के आधार पर सेंटेंस का हम डिवीजन किए थे। तो ये जो फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, ये जो 5 तरह के सेंटेंसेस बताए गए अलग अलग फंक्शंस हैं, और उस फंक्शन के आधार पे जो हमारा मूल स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए। सभी जगह चेंजेस थोड़ा बहुत किया गया, कहीं पर जो है नॉट वर्ड यूज किया गया, कहीं नॉट यूज किया गया, कहीं पर जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा गया,
कहीं पर जो है सिर्फ मेन वर्ड से स्टार्ट किया गया, कहीं पर जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में से वर्ड को बना दिया गया, सेंटेंस को बनाया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो अलग से जो है वर्ड्स लाए गए और एक्सक्लेमेटरी साइंस यूज किए गए। तो ये जो है अलग अलग टाइप बताए गए। अब है कि मेरे मास्टर प्लान में क्या बैठता है, तो मेरे मास्टर प्लान में सारे सेंटेंसेस को हमें बताना है और ये सारे सेंटेंसेस जो है फंक्शंस के आधार पर हमको बताना है और वो फंक्शंस पैरेलल चलते रहेंगे। हमको एक इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव जो खास है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको बताने के साथ साथ जो अन्य फंक्शंस है वो पैरेलल हमेशा चलते रहेंगे, उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इस जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर के आधार पर। आधार पे सेंटेंस का टाइप। ये थोड़ा सा मेरा क्लास लंबा होते जा रहा है, लेकिन ध्यान देने की बात है इस पूरे क्लास को समझने की जरूरत इसलिए है कि हमारा मास्टर प्लान कैसा होगा हम कैसे बताएंगे। क्योंकि एक क्लास में अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पढ़ने का कहां से कहां तक दायरा होगा, तो हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर के आधार पे हम सेंटेंस को 4 भाग बांटते हैं। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंसेस। अब ये है हमारा नॉर्मल लर्निंग और ये है एडवांस। हम जो पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल, जो हमारा सीखना रहता है पूरे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं, वो हमारा नॉर्मल जो है फंक्शंस के आधार पे हम पढ़ते हैं और फंक्शंस, सारे फंक्शंस को समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे और वही यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इंग्लिश और डेप्थ में जाता है, एक नई ऊंचाई तक जाता है, हिमालय की चोटी तक पहुंचता है और इसलिए हमने अपने सिंबल में उसका इस्तेमाल किया है, हिमालय के टॉप तक पहुंचता है। वह है एडवांस स्ट्रक्चर्स। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हम सिंपल सेंटेंसेस ही पढ़ते हैं, पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं कि कैसे अंग्रेजी यूज होता है। तो सिंपल सेंटेंसेस तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब मेन वर्ब, फाइनाइट, और ये सब चीजें मैं अलग से क्लास में बताऊंगा। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते हैं जो फंक्शंस के आधार पर, सारे सिंपल सेंटेंसेस के रूप में ही पढ़ते हैं। लेकिन जब सेंटेंसेस बड़ा होते जाता है और तब बड़ा होता है जब हमारा ज्ञान और समृद्ध होता है, हम मजबूत हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने में, हम इंग्लिश के सारे फंक्शंस को जब समझ जाते हैं, तब हमारी जरूरत होती है कि नहीं हम बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएं, हम लंबा लंबा सेंटेंस बताएं, एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें रख दें। तब हमें जरूरत पड़ती है इस एडवांस लर्निंग के, और उसमें हम पढ़ते हैं सेंटेंस के 4 और प्रकार के स्ट्रक्चर्स के आधार पे। जो है सिंपल तो हम पढ़ते रहते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को जानते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे इंग्लिश में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, और पूरे का पूरे ग्रामर भी यहीं पे आगे खत्म होगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे खेल शुरू होता है क्लॉजेस का। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये सब सारी चीजें पढ़नी पड़ती है और ये साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा जहां आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको भी हमने साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया है कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें समझ जाना है, फिर ये बहुत हल्का लगेगा। तो ये जो एडवांस लर्निंग है इससे भी डरना नहीं है। मैं ना केवल सिंपल सेंटेंसेस का फंक्शन के आधार पर आपको मास्टर बनाऊंगा, बल्कि एडवांस जो स्ट्रक्चर है
जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स स्ट्रक्चर है इसका भी मास्टर बनाऊंगा। और ये आपको लगेगा अरे यार ये तो पहले क्यों नहीं बताया गया, क्यों इतने सारे स्ट्रक्चर से याद किए जाते हैं। कहीं कुछ रखना नहीं है, सारे यूज को समझना है और ये भी आपको आसान हो जाएगा। मास्टर प्लान में अब मेरा एक चीज रह गया बताना, उसको समझ लेते हैं कि हमारे पूरे इंग्लिश लर्निंग में हम जो है सिंपल से कहां तक जाएंगे, मिक्स तक जाएंगे, जहां कई सेंटेंसेस एक साथ जुड़े होंगे, कई सेंटेंसेस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक साथ जुड़े होंगे उस मिक्स सेंटेंसेज में, और तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो एक छोटे से स्ट्रक्चर से हम कहां तक पहुंचेंगे, हमारी जो कहानी होगी सिंपल से लेके वो मिक्स तक, मिक्स सेंटेंसेस तक शुरू हो जाएगी, जो एक छोटे सेंटेंसेस से लेके बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने के हम तरीके सीखेंगे। ये हमारा सेंटेंस बनना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में हमें और कुछ सीखना है। सेंटेंस के साथ टॉपिक और भी होगा, पर एक टॉपिक होगा जो वर्ड पावर हम पढ़ाएंगे। वर्ड पावर के साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पूरे इंग्लिश ग्रामर, पूरे इंग्लिश के वर्ड्स को 8 भाग में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस के बारे में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, जो सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं इसी ग्रुप में बटे हुए, कोई ना कोई इसी ग्रुप का कोई वर्ड है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए डिटेल से पढ़ेंगे कि सपोज कीजिए कि जब हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, ग्लव्स क्या होता है, बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है, पैड क्या होता है, ये तो ये सारी चीजों को अगर हम नहीं जान रहे होते हैं तो फिर किसका कहाँ इस्तेमाल होगा नहीं पता होगा। ये सारी चीजों की पहचान है। इंग्लिश कोई भी वर्ड है, इसी कोई भी वर्ड आप उठाते हैं इसी कैटेगरी में से कोई ना कोई होगा वो, और जब इसकी पहचान आप जान जाते हैं तो उसका यूज करना आसान होता है। इसलिए हम इसको, इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस को कर लें। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस से तात्पर्य है कि जब हम सेंटेंस को एक रूप से दूसरे स्ट्रक्चर्स में या दूसरे रूप में डालते हैं तो उसका मीनिंग नहीं बदलता हो, दैट इज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेंटेंस का, जिसमें आप नरेशन पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, रिमूव टू पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वो सारी चीजें ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल से पढ़ेंगे, और हमारा ये स्ट्रक्चर जो फंक्शन के आधार से लेके स्ट्रक्चर के आधार पे यहाँ तक जाएगा। ये हमारा मास्टर प्लान होगा। उस बीच वर्ड्स के बारे में हमारा वर्ड पावर का जो काम चलता रहेगा, और हम इसको बहुत कम समय में इसको फिनिश करेंगे। सारी चीजों को, स्ट्रक्चर्स को खासकर जो हमें बताना है वो बहुत कम समय में मैं बताकर इसको खत्म करूंगा, और तब हमारी बातें चलेगी वर्ड्स पर और ग्रामर के कुछ वैसे चीजों पर जो एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको कॉमन एरर के नाम से हम यूज करते हैं। इन सब चीजों पर जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम अलग से फिर क्लासेस लेंगे, जिससे कि हमारा इंग्लिश पूरे डेप्थ में एक स्टार्टिंग पॉइंट से इन पॉइंट तक पहुंच सके, और हमारे इंग्लिश बेहतर स्थिति में रहे और मजबूत स्थिति में। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपका क्लास, मेरा क्लास यदि आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से उसमें कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को या अपने कलीग्स को या अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक इन क्लासेस का उनको फायदा मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।